स्वागत है दोस्तों आप सभी का आज के इस नए वीडियो में। अर्थशास्त्र के इस मॉडल पेपर के जरिए आप प्री बोर्ड परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त करेंगे। प्री बोर्ड में ही नहीं बल्कि बोर्ड परीक्षा में भी यहां से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। यानी आप एक मॉडल पेपर से दो परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हैं। सिंपल भाषा में कहा जाए तो एक तीर से दो निशाना आप यहाँ पे लगाने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं, आसान शब्दों में आपको समझाने का पूरा प्रयास करते हैं। पेपर पैटर्न आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, आपको ऐसे ही बोर्ड में भी पेपर देखने को मिलेगा। 10 बहुविकल्पीय क्वेश्चन रहेंगे 1 से लेकर 10 तक। इसका सही उत्तर अपने उत्तर पुस्तिका में आपको लिखना होगा। फिर 11 से लेकर 16 तक अति लघु उत्तरीय प्रश्न होगा, जिसके यहाँ पे आपको उत्तर 50 शब्दों में लिखना होगा और 4 अंक आपको यहाँ पे मिलेगा प्रत्येक प्रश्न के लिए। फिर इसके बाद दोस्तों यहाँ पे प्रश्न पत्र संख्या जो है आपका 17 से लेकर 22 तक लघु उत्तरीय प्रश्न रहेगा, जिसका उत्तर जो है आपको लिखने में 6 अंक मिलेंगे और आपको 150 शब्दों में उत्तर लिखना होगा। इसके बाद विस्तृत उत्तरीय प्रश्न होगा, जिसका आपको उत्तर लिखने के लिए 10 अंक आपको दिए जाएंगे और यहाँ पे 300 शब्दों में आपको पूरा का पूरा आंसर लिखना होगा। आइए बात करते हैं बहुविकल्पीय क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि अर्थशास्त्र की कल्याण संबंधी परिभाषा किसने दी है। ये किसने है, ठीक है, किसने दी है? एडम स्मिथ, मार्शल, रॉबिन्स या फिर ये पीगू नाम है, यहाँ पे ये हो जाएगा पीगू, ठीक है। इसमें करेक्ट आंसर क्या होगा? तो राइट आंसर इसमें अर्थशास्त्र की जो कल्याण संबंधी परिभाषा वो मार्शल ने दी है। अगली क्वेश्चन यहाँ पे है कि आधुनिक युग में उत्पत्ति के कितने साधन होते हैं। तो आधुनिक युग में उत्पत्ति के जो साधन होते हैं 2 होते हैं, 3 होते हैं, 4 होते हैं या फिर 5 होते हैं। तो ऐसे तो 5 मिला के आपके यहाँ पे साधन होते हैं। बहुत सारी किताबों में 4 भी दिया है, तो मुख्यतः आपके 5 होते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट बात करते हैं। क्वेश्चन अगला है कि यदि मांग वक्र जो है वाई अक्ष के समांतर है तो मांग की लोच क्या होगी? 0 होगी, 1 होगी या फिर 1 से अधिक होगी या फिर जो है 1 से कम होगी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। यहाँ पे मांग वक्र अगर वाई अक्ष पर समांतर तो मांग किलो जो है 0 हो जाती है। आगे है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि संपत्ति एक प्रवाह है, भंडार है या फिर और बार दोनों है या फिर इनमें से कोई नहीं। इसमें सही जवाब आपका हो जाएगा कि जो है संपत्ति क्या है, संपत्ति एक भंडार है, ठीक है। आगे है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कि पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में मांग वक्र होता है। जो पूर्ण प्रतियोगिता बाजार होता है उसमें मांग वक्र क्या होता है? एक्स अक्ष के समांतर होता है, वाई अक्ष के समांतर होता है, अक्ष से 45 कोण का जो है 45 कोण बनाता हुआ या फिर एक्स अक्ष के 60 अंश का कोण बनाता हुआ। तो इसमें करेक्ट आंसर क्या होगा? इसमें हो जाएगा आपका वाई अक्ष के समांतर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे कि वर्तमान भारत में वित्त मंत्री कौन है। तो वर्तमान भारत में वित्त मंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, अमित शाह जी हैं, निर्मला सीतारमण जी हैं या फिर योगी आदित्यनाथ जी हैं। तो इसमें करेक्ट आंसर क्या होगा? इसमें आपका निर्मला सीतारमण हो जाएगा, ठीक है। आगे है नेक्स्ट है, ये भी करंट का पूछा है कि वर्तमान में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर जनरल कौन है। तो गवर्नर कौन है यहाँ पे? शक्तिकांत दास, निर्मला सीतारमण, संजय मल्होत्रा, पीयूष गोयल। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर आपका संजय हो जाएगा, संजय मल्होत्रा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने है, यदि किसी अर्थव्यवस्था में एक निश्चित समय बिंदु कुल आय और कुल उपभोग क्रमशः 100 करोड़ और 80 करोड़ रुपए है तो उनकी औसत उपभोग प्रवृत्ति क्या होगी? इसमें आपको हल करना पड़ेगा इसको। तो यहाँ पे औसत उपभोग प्रवृत्ति बराबर क्या होता है? इसका मतलब होता है कुल उपभोग कितना है, उपभोग बटे आय कितनी है, ठीक है। ये आपका हो जाएगा उपभोग बटे आय कितनी है। तो यहाँ पे आप देख पाएंगे उपभोग कितना है, उपभोग है आपका 80 करोड़, क्रमशः लिखा है ना, तो 80 हो जाएगा, 80 हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद जो है आपका आय कितना है, 100 हो जाएगा, ये 100 हो जाएगा, तो 0 0 कट जाएगा। अब 10 से 8 में भाग दें कितना आएगा? 0.8 आएगा, ठीक, 0.8 आएगा। तो इसमें 100 वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। विश्वव्यापी आर्थिक महामंदी कब आई थी? तो विश्वव्यापी आर्थिक महामंदी आई थी 1929 से 1930, 45 से जो है ये 1946 रहेगा, 1946, 1975 से 1976 या 1990 से 1991। तो इसमें आपका पहला वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। आर्थिक महामंदी 1929 में आई थी, ठीक है, 1929 ध्यान रखेंगे।
अगला क्वेश्चन यहाँ पे कि सामान्य कीमत स्तर विषय सामग्री है। तो सामान्य कीमत जो स्तर है एक विषय सामग्री है सूक्ष्म अर्थशास्त्र की, व्यापक अर्थशास्त्र की, और वह दोनों इनमें से कोई नहीं। तो सामान्य कीमत स्तर जो है किसका है, ये आपका हो जाएगा किसका, व्यापक अर्थशास्त्र की। इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से बहुविकल्पीय क्वेश्चन होंगे। अब बात करते हैं अति लघुत्तरीय प्रश्न की। आइए दोस्तों बात करते हैं अब अति लघुत्तरीय प्रश्न की, जिसमें ऐसे ही क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा जैसे कि सकारात्मक अर्थशास्त्र क्या है, सीमांत उपयोगिता किसे कहते हैं, औसत लागत से क्या अभिप्राय है, उत्पादन फलन को परिभाषित कीजिए, घर्षणात्मक बेरोजगारी से आप क्या समझते हैं, प्रभावपूर्ण मांग से क्या अभिप्राय है, विनिमय दर क्या है, नगद आरक्षण अनुपात क्या है। ऐसे क्वेश्चन आपको बोर्ड में भी देखने को मिलेंगे। तो यहाँ से जो भी हम लोग आंसर कवर करेंगे बहुत ही सिंपल सरल शब्दों में समझने का प्रयास करेंगे। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन आपके सामने है कि सकारात्मक अर्थशास्त्र क्या है। तो आप हेडिंग बना लेंगे सकारात्मक अर्थशास्त्र और इसके बारे में आप लिखेंगे। देखिए इसमें लिखा है कि सकारात्मक अर्थशास्त्र वह शाखा है जो आर्थिक घटनाओं और तथ्यों का वास्तविक विश्लेषण करती है। कहने का मतलब ये कि जो आर्थिक घटना होती है और जो वास्तविक तथ्य होता है उसका विश्लेषण करती है। जैसे यह क्या पर आधारित होता है, क्या है इसका मतलब क्या है, आइए जानते हैं। इसमें व्यक्तिगत सुझाव मूल्य निर्णय शामिल नहीं होते हैं। जैसे कि उदाहरण के लिए बात करें, भारत में बेरोजगारी की दर जो है 8% है। तो भारत की बेरोजगारी की जो दर है ये आर्थिक घटना है और ये तथ्य वास्तविक का इससे विश्लेषण करती है। तो इसी को क्या कितना सही है कितना गलत है क्या है ये आपको बताती है कौन, सकारात्मक अर्थशास्त्र में इसमें जानकारी मिलती है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे सीमांत उपयोगिता किसे कहते हैं। तो सीमांत उपयोगिता में आप यहाँ पे लिखेंगे कि किसी वस्तु की अतिरिक्त इकाई का उपभोग करने से कुल उपयोगिता में जो वृद्धि होती है उसे सीमांत उपयोगिता कहा जाता है। एक एग्जांपल से समझते हैं। इसे मान लीजिए आपको भूख लगी है, ठीक है, आपको भूख लगी है तो आपने एक रोटी खाया। जब आप एक रोटी खाओगे तो आपको जो संतुष्टि यानी जो उपयोगिता है वो आपको ज़्यादा मिलेगी। मान लीजिए आपको 40 इकाई मिला, ठीक है। इसके बाद जब दूसरी आप रोटी खाने जाओगे तो आपको क्या उतनी उपयोगिता मिलेगी, नहीं, ये घट जाएगी, आपका ये 20 हो जाएगा। फिर जैसे तीसरी खाने जाएंगे इसके बाद जो है ये 10 हो जाएगा। फिर चौथी खाने जाएंगे तो आपके पेट भर जाएगी, नहीं 0 हो जाएगी। अब इसके बाद अगर ऐसे 5 रोटी खाएंगे ज़बरदस्ती खा लेंगे तो माइनस में चला, नकारात्मक में चला जाता है। तो यहाँ पे वही आपका दर्शाता है कि जब किसी अतिरिक्त इकाई को भोग करते हैं तो कुल उपयोगिता हमें कितनी मिलती है, कितनी वृद्धि होती है, ये हमें इसमें बताना होता है। तो इसमें आपका जो एक फार्मूला ले सकते हैं, आपको पूरा बढ़िया नंबर मिलेगा। फार्मूला वगैरह याद रखना चाहिए, ठीक है। MU बराबर TUN माइनस TU और कोष्ठक में जो है n-1 कर देंगे। इस प्रकार से इसको लिख के जो है आप अपना ये पूरा नंबर प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। आगे दोस्तों बात करते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन है कि औसत लागत से क्या अभिप्राय है। औसत लागत क्या होता है, कुल लागत को कुल उत्पादन से भाग देने पर जो लागत प्राप्त होती है उसे औसत लागत कहा जाता है। इसका फॉर्मूला ले देंगे AC बराबर TC बटे Q, ठीक है। यानी टोटल जो कॉस्ट है, कुल जो लागत है, कुल लागत जो होती है उसे कितनी उत्पादन हुई है, क्वांटिटी कितनी हुई है, उत्पादन कोई मात्रा कितनी है उसको भाग देते हैं तो औसत लागत निकल जाता है, ठीक है। ऐसे ही फार्मूला लिख देंगे, फार्मूला लिखना चाहिए, इससे नंबर मिलता है। अगला क्वेश्चन है उत्पादन फलन को परिभाषित कीजिए। तो उत्पादन फलन क्या होता है, तो इसमें लिखेंगे उत्पादन के साधन जो होते हैं और उत्पादन की जो मात्रा होती है उनके बीच भौतिक और तकनीकी संबंध को उत्पादन फलन कहते हैं। यानी जो उत्पादन के साधन होते हैं यानी इनपुट और उत्पादन की मात्रा यानी आउटपुट, इन दोनों का जो संबंध होता है इसी को उत्पादन फलन के नाम से जाना जाता है, ठीक है। इसमें एक लाइन ले सकते हैं कि ये बताता है कि निश्चित तकनीकी द्वारा साधनों के प्रयोग से कितना उत्पादन किया जा सकता है। तो यहाँ पे जो उत्पादन के साधन होते हैं जैसे कि श्रम, पूंजी, भूमि, मशीन वगैरह सब, तो ये सब जो है कितनी मात्रा में है और उत्पादन कितनी मात्रा में हो रही है, इन दोनों का जो संबंध होता है उसी को उत्पादन फलन कहा जाता है। अब बात करते हैं घर्षणात्मक बेरोजगारी क्या होती है। अपनी बेरोजगारी के नाम सुने होंगे लेकिन घर्षणात्मक बेरोजगारी ये नहीं सुना होगा, तो आइए सुन लेते हैं। जब व्यक्ति नौकरी बदलने या नई नौकरी खोजने के कारण अस्थायी रूप से बेरोजगार रहता
रहता है तो उसे घर सलात्मक बेरोजगारी कहते हैं। जैसे बहुत सारे लोग नौकरी करना चाहते हैं, नौकरी की तलाश कर रहे हैं, नौकरी नहीं मिल रही है और वो दर दर भटक रहे हैं, तो उसे हम घर सलात्मक कहेंगे। जैसे घर्षण होता है ना, जब ब्रेक मारते हैं तो घर्षण करता है, नहीं रुक रुक के चलता है, फिर रुकता है, फिर चलता है। तो घर सलात्मक मतलब कि यहाँ पे जो है सही तरीके से जॉब नहीं मिल पा रही है, जॉब परमानेंट चाहिए। प्राइवेट में क्या होता है, 1 महीने वहाँ के, 6 महीने वहाँ के, साल भर वहाँ के, फिर इसके बाद बेरोजगार हो जाते हैं। तो वही आपका घर सलात्मक बेरोजगारी के अंतर्गत आता है। अगला है प्रभावपूर्ण मांग से क्या अभिप्राय है। तो प्रभावपूर्ण जो मांग होता है इसमें लिखेंगे वह मांग जिसके पीछे क्रय शक्ति हो और जो वस्तुओं और सेवाओं की वास्तविक खरीद में बदल सके, प्रभावपूर्ण मांग कहलाती है। तो इसमें आप सिंपल वर्ड लिखेंगे कि मांग क्या है, प्रभावपूर्ण मांग क्या है, मांग जिससे पीछे क्रय शक्ति हो, ठीक है, और वस्तुओं और सेवाओं की वास्तविक खरीद में बदल सकें। जैसे कोई दाम मान लो 100 रुपये का है तो उसकी एग्जैक्ट वास्तविक दाम क्या है, उस वास्तविक क्या है, जितने में आप खरीद सकते हो, ठीक है। तो मान लीजिए आपने 100 रुपये का है सामान 80 रुपये में खरीद लिया तो ये आपका वास्तविक खरीद हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका इस प्रकार से लिख सकते हैं। आगे हैं आप विनिमय दर। विनिमय दर क्या होता है, एक देश की मुद्रा दूसरे देश की मुद्रा बदलने की दर को विनिमय दर कहा जाता है। जैसे जो डॉलर होते हैं, ठीक है, डॉलर की अगर बात कर लेते हैं तो इस टाइम पे 1 रुपये जो डॉलर होता है उसमें 90 रुपये तकरीबन समथिंग होता है। तो इस प्रकार से जो आपका अगर 90 रुपये लेकर जाएंगे तो आपको 1 डॉलर मिलेगा, तो इसी को विनिमय दर कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है नगद आरक्षित अनुपात क्या है। अब नगद आरक्षित अनुपात हेडिंग डालेंगे, उसके बारे में लिखेंगे बैंकों द्वारा अपनी कुल जमा राशि को, जो बैंक होते हैं व्यापारिक जो बैंक होते हैं, अपनी कुल जमा राशि का जो है कुछ निश्चित प्रतिशत रिजर्व बैंक के पास नगद के रूप में रख देते हैं, जिसे हम नगद आरक्षित जो है अनुपात कहते हैं। सिंपल भाषा में समझे तो मान लीजिए जैसे कि व्यक्ति हैं, ठीक है, एक व्यक्ति है, अपना ये पैसा जो है, अपना पैसा जो है जाके बैंक में जमा कर दिया, ठीक है, बैंक में जमा कर दिया। मान लीजिए कौन सा बैंक है, SBI ये मान लेते हैं, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है, SBI में जमा कर दिया। अब जब SBI में जमा कर दिया इस बैंक में तो होगा क्या, ये SBI के पास कोई पैसा आएगा। अब ये पैसा जो है जो जमा हुआ है, टोटल पैसा जो जमा हुआ है उसका कुछ हिस्सा, ठीक है, कुछ निश्चित प्रतिशत जो है वो RBI के पास जो है यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास जाके जमा कर देता है। जो निश्चित राशि जमा करता है RBI के पास उसी को कहते हैं नगद आरक्षित अनुपात। यानी हम नकद के रूप में जो है, नकद के रूप में कुछ आरक्षित यानी रिजर्व कर दिए हैं कुछ रेशियो, कहाँ, RBI के पास में, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास में। तो इसी को हम क्या कहते हैं, नगद आरक्षित अनुपात कहते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं लघु उत्तरीय प्रश्न की। लघु उत्तरीय प्रश्न यहाँ पे इस प्रकार से आपको देखने को मिलेंगे, थोड़ा सा लंबा इसको लिखना पड़ेगा, तो आइए समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे मांग किसे कहते हैं और इसे प्रभावित करने वाले जो तत्व हैं उनकी व्याख्या करनी है। तो सबसे पहले आप मांग का अर्थ बताएंगे। मांग किसे कहते हैं, किसी वस्तु की वह मात्रा जिसे उपभोक्ता किसी निश्चित मूल्य पर निश्चित समय में खरीदने की इच्छा और क्षमता रखता हो उसे मांग कहते हैं। एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए एक निश्चित मूल्य है, ठीक है, निश्चित मूल्य मान लेते हैं 1000 रुपये किसी वस्तु का, ठीक है, निश्चित समय है, मान लो ये 2026 चल रहा है। अब इसमें खरीदने की इच्छा जो व्यक्ति है, मान लो अगर 100 व्यक्ति इसमें इसी 1000 रुपये वस्तु की डिमांड कर रहे हैं कि हमें 1000 रुपये में वस्तु ये चाहिए, तो वो जो मांग है, जो डिमांड कर रहे हैं, वो आपका मांग कहलाता है। कहने का मतलब कि जितना मूल्य हो, जो समय चल रहा हो, जितना दाम हो, अगर व्यक्ति खरीदने के इच्छुक हो, तात्पर्य हो, खरीद सकता हो उस वस्तु को, तो इसका मतलब डिमांड हो रही है। अगर खरीद रहे हैं तो डिमांड हो रही है, खरीद नहीं रहे हैं तो डिमांड नहीं हो रही है। तो जितना भी दाम हो, कोई भी दाम हो सकता है, कोई भी समय हो सकता है, उस दाम में, उस समय में जो है अगर व्यक्ति खरीदने के लिए इच्छुक हो जाएं, तैयार हो जाएं, तो उसे मांग कहते हैं, ठीक है। आगे इसमें क्या क्या तत्व होते हैं, तो तत्व में अपना हेडिंग डालेंगे मांग को प्रभावित करने वाले तत्व और इसके बारे में लिखेंगे। वस्तु का मूल्य, देखिए जो वस्तु का मूल्य होता है ये डिपेंड करता है कि उस टाइम पे कितनी दाम है उसकी, जितना दाम रहेगा उसी प्रकार से मांग प्रभावित होता है। मान लीजिए आज किसी सामान की कोई, मान लीजिए वस्तु है, उसका सामान 100 मतलब दाम 100 रुपये है, ठीक है, और 10 दिन बाद जो है ये हो जाए 150 रुपये, तो क्या मांग बढ़ेगी, मांग बढ़ेगी, घट जाएगी, मांग घट जाएगी। तो दाम बढ़ेगी तो मांग घट जाएगी, सिंपल सी बात है। तो अगर वस्तु की जो मूल्य होती है वो भी मांग को प्रभावित करती है, पहला पॉइंट। दूसरा देखिए उपभोक्ता की आय, उपभोक्ता की आय भी मांग को प्रभावित करती है। अगर कोई व्यक्ति है वो मान लीजिए 10,000 रुपये कमा रहा है, ठीक है, और कोई एक व्यक्ति है जो 1 लाख रुपये कमा रहा है, जो 1 लाख रुपये कमा रहा है, तो जो
एक 10,000 वाला है उसकी मांग अलग होगी, और जो 1 लाख वाला है उसकी मांग अलग होगी, क्योंकि भाई क्षमता इसकी कम है और इसकी क्षमता ज़्यादा है, पैसा ज़्यादा है। तो इसका मतलब ये है कि अपने अपने अनुसार से जो उपभोक्ता की आय होती है उसी प्रकार से मांग भी प्रभावित होती है। ठीक है, आगे है संबंधित वस्तुओं के मूल्य यानी प्रतिस्थापन व पूरक। कहने का मतलब ये कि जो संबंधित वस्तु होते हैं उसका मूल्य क्या है। बहुत सारी वस्तु होती है जैसे कि जो पूरक वस्तुएं होती हैं, पूरक का मतलब क्या होता है, जैसे चाय है, ठीक है, चाय है और कॉफ़ी है, ये पूरक वस्तुएं कहलाती हैं। तो यहाँ पे चाय कॉफ़ी है, अगर मान ली चाय महंगी हो जाए तो लोग कॉफ़ी पीना पसंद करेंगे, या कॉफ़ी महंगा हो जाए तो लोग चाय पीना पसंद करेंगे। ठीक है, अगर दोनों बराबर चल रहा है तो दोनों पिएंगे, है ना। तो कहने का मतलब क्या है कि यहाँ पे जो वस्तुएं जैसा होंगी, जैसा मूल्य होगा वैसा उसका डिमांड होता है। ठीक है, आगे है उपभोक्ता की रुचि व पसंद। भाई सिंपल सी बात है, आप हैं, आप कोई वस्तु खरीदना चाहते हैं तो आपका इंटरेस्ट उसमें होना चाहिए ना, आपको रुचि उसमें होनी चाहिए ना, आपको पसंद होना चाहिए ना। अगर पसंद होगा, रुचि होगा तो आप उसे खरीदेंगे, चाहे वो 10-20 रुपया 50 रुपया महंगा ही दे, तो आपको अगर पसंद तो आप ले लेंगे। ठीक है, जैसे कोई कपड़ा है आपको पसंद आ गया है लेकिन वो कम नहीं कर रहा है तो तब भी आप उसे ले लेंगे। ठीक है, क्योंकि आपको पसंद है। आगे देखिए इसमें भविष्य में मूल्य की अपेक्षा। भविष्य में मूल्य की अपेक्षा का मतलब है कि भविष्य में, फ्यूचर में जो है इसकी मूल्य क्या होगी क्या नहीं होगी, तो वो भी कहीं न कहीं प्रभावित होता है। आज मांग कुछ है, कल मांग कुछ हो जाएगा, आज कीमत कुछ है, कल कीमत कुछ हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये आपको मांग को प्रभावित करने वाले तत्व हो जाएंगे। इसके बारे में आप 2-3 लाइन बना के लिख भी सकते हैं। ठीक है, चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन यहाँ पे है, व्यापारिक बैंकों के प्रमुख कार्यों का वर्णन कीजिए। तो जो व्यापारिक बैंक होते हैं इनके जो प्रमुख कार्य होते हैं उनके बारे में आपको बताना है। तो जो व्यापारिक बैंक होते हैं, व्यापारिक बैंक कौन कौन होते हैं, जैसे पंजाब नेशनल बैंक हो गया, बैंक ऑफ बड़ौदा हो गया, भारतीय स्टेट बैंक हो गया। ठीक है, ये सब क्या है, ये सब जो है आपके व्यापारिक बैंक के अंतर्गत आते हैं। अब इनको जो है आपको अच्छे से समझना है और लिखना है। इनका काम क्या होता है, जमा स्वीकार करना। जब लोग पैसा लेकर जाते हैं वहाँ पे तो क्या करते हैं, अपना पैसा वहाँ पे जमा करते हैं। यानी बचत खाता, चालू खाता, सावधि जमा खाता, इस प्रकार के खाते होते हैं जहाँ पे लोग अपना पैसा जमा करते हैं, निकालते हैं। ये सब प्रक्रिया होती है व्यापारिक बैंक में। ठीक है, आगे है ऋण देना। बैंक क्या करता है, ऋण प्रदान करता है, जिसमें लोग जाके अपना ऋण लेते हैं, कर्ज लेते हैं, सिंपल भाषा में कहा जाए तो कर्ज लेकर जो है अपना जीवन यापन या फिर कुछ भी आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। तो ये कहाँ से लेते हैं, व्यापारिक बैंकों से लेते हैं। तो इस प्रकार से इसके बारे में आप लिख सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे बात करते हैं अगले पॉइंट पर कि धन हस्तांतरण। कहने का मतलब कि आप जो है अपने जो पैसा है वो ट्रांसफ़र करते हैं या फिर जो है चेक ड्राफ्ट द्वारा जो है कहीं पे भेजते हैं। तो ये सब काम कहाँ पे होता है, ये सब काम बैंकों में होता है। ठीक है, बैंकों में होता है। आगे है एजेंसी कार्य। एजेंसी कार्य का मतलब है कि बिल भुगतान करना, धन वसूली करना। बहुत सारे लोग एजेंसी लेते हैं, उसी बैंक से संबंधित जो एक शाखा ब्रांच छोटा सा जो है एजेंसी टाइप का ले लेते हैं और उसी से अपना काम करते हैं। तो ये सब जो है बैंक, व्यापारी बैंक को भी काम करवाए जाते हैं। आगे है समान उपयोगी सेवाएं, जैसे लॉकर है, एटीएम है, ये सब कौन देता है, बैंक देते हैं। तो इसमें आप बैंक के बारे में लिख सकते हैं। ठीक है, सिंपल है। चलिए आगे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपके सामने है, ह्रासमान या फिर हास्यमान सीमांत उपयोगिता के नियम उदाहरण सहित व चित्र सहित आपको यहाँ पे व्याख्या करनी। उदाहरण भी देना है, चित्र भी बनाना है और ह्रासमान उपयोगिता इसको आपको बताना है। अब आपको इसको बताना है तो कैसे इसका आंसर लिखेंगे, आइए जानते हैं कि ह्रासमान सीमांत उपयोगिता इसके नियम क्या है। सिंपल भाषा में आपको समझाने का पूरा प्रयास करेंगे कैसे आप इसे समझ सकते हैं। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे कथन का नियम, जो नियम है पहले आप उसे समझिए, फिर इसके बाद बात करते हैं। जैसे जैसे किसी वस्तु की इकाई का उपभोग बढ़ता है उसकी सीमांत उपयोगिता घटती जाती है। कहने का मतलब क्या है, उदाहरण के द्वारा समझिए, अभी आपको समझ में आ जाएगा। जैसे मान लीजिए आपको प्यास लगी है, आपने पहला गिलास पानी पिया तो आपको बहुत संतोष देता है, यानी बहुत संतुष्टि मिलती है। जो आपको बहुत ज़्यादा संतुष्टि मिलती है पहले पानी से, तो इसका मतलब ये है कि आप प्यासे थे। अगला जब दूसरा गिलास पानी पीते हैं तो क्या आपको पहले ही ज़्यादा संतुष्टि मिलेगी, नहीं, वो कम हो जाएगी। तो इसीलिए देखिए लिखा है सीमांत उपयोगिता क्या होती है, घटती है। ठीक है, फिर उसके बाद तीसरा जब आप पीना शुरू करेंगे तो उसकी जो उपयोगिता होगी, यानी जो संतुष्टि होगी वो और कम हो जाएगी। आप इस जगह पे रोटी ले सकते हैं,
भोजन ले सकते हैं, कोई फल ले सकते हैं, या कुछ भी आप ले सकते हैं और अच्छे तरीके से आप एग्जाम्पल में दर्शा सकते हैं। तो ये तो हो गई इसकी परिभाषा, ये तो हो गई उसके उदाहरण। अब यहाँ पे चित्र के द्वारा समझने का प्रयास करेंगे। ज़्यादा बड़ा मैंने चित्र नहीं बनाया, एक नॉर्मल चित्र बनाने का प्रयास किया है क्योंकि इसमें चित्र बन नहीं पा रहा था। ठीक है, तो यहाँ पे नॉर्मल चित्र के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। यहाँ पे जो वाई अक्ष है, ठीक है, ये वाई अक्ष, इसको एक्स अक्ष मान लेते हैं। अब यहाँ पे ये वाई अक्ष का, इसको सीमांत उपयोगिता आप यहाँ पे लिखेंगे, सीमांत उपयोगिता, और वाई अक्ष पे यहाँ पे जो उपभोक्ता की इकाई है आप यहाँ पे इकाई लिख देंगे। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए सीमांत उपयोगिता वक्र नीचे ढलान की ओर होता है, मतलब कि ये वक्र ऐसे चलता है, ऐसे होता है। यहाँ पे ये है क्या है, सीमांत उपयोगिता। सीमांत उपयोगिता जो है आपको इस प्रकार से वक्र दिखाई देगा कि वो घटता हुआ दिखाई दे रहा है। जैसे जैसे आपकी संतुष्टि रहेगी वो धीरे धीरे क्या हो जाएगा, घटता हुआ चला जाएगा। तो इस प्रकार से जो है आप डायग्राम बना सकते हैं, बढ़िया अंक आपको मिल जाएगा। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन है कि घटते हुए प्रतिफल के नियम की उदाहरण चित्र सहित व्याख्या कीजिए। इसको भी आपको बताना है, चित्र सहित इसको भी व्याख्या करनी है। तो आइए इसको भी समझने का प्रयास करते हैं, कैसे इसको लिख सकते हैं। पहले कथन का नियम समझने का प्रयास करेंगे। जब अन्य साधन स्थिर रहते हैं और साधन की मात्रा बढ़ाई जाती है तो, ठीक है, एक साधन की मात्रा बढ़ाई जाती है तो एक समय बाद अतिरिक्त उत्पादन घटने लगता है। यहाँ पे जो प्रतिफल का नियम है इसका मतलब ये कह रहा है कि अगर जो है अन्य साधन स्थिर रहते हैं, एक साधन की मात्रा उसमें बढ़ा दिया जाए तो एक समय ऐसा आता है जहाँ पे हमें अतिरिक्त उत्पादन जो है वो घटने लगता है। कैसे घटने लगता है, आइए जानते हैं कैसे। जैसे एग्जाम्पल के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। मान लीजिए एक खेत में मजदूर बढ़ाने पर शुरू में उत्पादन बढ़ता है, बाद में कम हो जाता है। इस बात को आप ऐसे समझने का प्रयास करिए। मान लीजिए एक किचन है, ठीक है, एक किचन है, छोटा सा किचन होता है, एक किचन है, उसमें एक लोग काम कर रहे हैं, किचन वही है। देखिए यहाँ पे लिखा है अन्य साधन स्थिर हैं, तो मान लीजिए किचन जो है वही है। ठीक है, अब यहाँ पे एक साधन बढ़ाया जाएगा। एक साधन में क्या, मान लीजिए जो खाना बनाने वाले हैं एक से बढ़ा के 2 कर दिया जाए। ठीक है, तो काम जल्दी हो जाएगा, उत्पादन बढ़ जाएगा। तो एक समय ऐसा आएगा उत्पादन बढ़ जाएगा। लेकिन अगर उसी किचन में जैसे हम 3 बढ़ा दें या 4 बढ़ा दें या 5 बढ़ा दें, 5 लोग को बढ़ा दें, किचन में जो है ये किचन रहेगा, यहाँ पे किचन हो गया। ठीक है, किचन में अगर किचन में 3 से 4 या 5 लोग को बढ़ा देंगे तो जब 4 से 5 लोग बढ़ जाएंगे तो किचन में भीड़ हो जाएगी। जब किचन में भीड़ हो जाएगी तो सही से खाना बनेगा नहीं, सब लोग आपस में बतियाना शुरू कर देंगे और उसी में लतियाना शुरू कर देंगे, तो सही तरीके से काम हो नहीं पाएगा। इसीलिए अब यहाँ पे क्या होगा, धीरे धीरे उत्पादन क्या होगा, घटने लगेगा। तो वही चीज़ यहाँ बताया गया है कि अगर खेत में मजदूर की संख्या बढ़ा देंगे तो पहले तो बढ़ेगा, ठीक है, जैसे से हम 1-2 बढ़ाएंगे बढ़ेगा, बाद में जनसंख्या जैसे ज़्यादा बढ़ेगी सब जो है काम अपना छोड़कर अपने बतियाना शुरू कर देंगे, सब व्यस्त हो जाएंगे। कुछ कहेंगे कि वो कर रहा है हम नहीं कर रहे हैं, या हम कर रहे हैं वो नहीं कर रहा है, ऐसे लोग अपना जो है नियम बनाना शुरू कर देंगे। तो उसके बाद क्या होगा, उत्पादन घटने लगता है। तो यही आपका प्रतिफल का नियम है। ठीक है, अब इसमें चित्र में देखिए, इसमें जो है एक्स अक्ष वाई अक्ष जो है इसमें दर्शाएंगे, तो छोटा सा फिगर ऐसे बना लेंगे। ठीक है, पहले बढ़ता है फिर घटता है, ऐसे बढ़ेगा आपका, ये ऐसे ग्राफ बनेगा ऐसे करके। तो पहले बढ़ेगा फिर घटेगा, फिर पहले बढ़ेगा फिर घटेगा, ऐसे करके आप बना सकते हैं। मैंने यहाँ पे इस तरह से बनाया तो बड़ा मेहनत लगा बनाने में, तो आप नॉर्मल ऐसे करके जो है आप इस प्रकार से लाइन बनाएंगे। ठीक है, देखिए जो ये है स्थिर है, ये ठीक है, ये स्थिर है, और फिर इसके बाद यहाँ पे ऐसे बना देंगे तो ये क्या होगा, पहले बढ़ेगा फिर घटा है, पहले बढ़ा है फिर घटा है। तो इस प्रकार से आप इसको फिगर को बना लेना। ठीक है, एक्स अक्ष पे क्या लिखना है, वाई अक्ष पे क्या लिखना है, मैंने यहाँ पे लिख दिया है, आप उसे अच्छे तरीके से बढ़िया से लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए लिखा है कि उत्पादन वक्र पहले बढ़ता है फिर क्या होता है, घटता है, पहले बढ़ता है फिर इसके बाद घट जाता है। सिंपल से आप बना के लिख सकते हैं। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन है राजकोषीय घाटा क्या है। राजकोषीय घाटा देखिए प्राथमिक घाटा में अंतर बताना है। तो यहाँ पे राजकोषीय घाटा लिखा गया, यहाँ प्राथमिक घाटा लिखा गया है, यहाँ पे आधार क्या है, इस आधार पे हम अंतर समझने का प्रयास करेंगे। तो देखिए सबसे पहले अर्थ समझने का प्रयास करते हैं, राजकोषीय घाटा क्या होता है। जो कुल व्यय होता है और जो कुल प्राप्ति होती है, कुल व्यय में से कुल प्राप्ति को देखा जाता है कि हमें कितना प्राप्त हुआ है और कितना खर्चा हुआ है, ये हम इसमें देखते हैं। यानी व्यय का मतलब कितना हमने खर्चा किया और कितना हमें प्राप्त हुआ था। तो इस प्रकार से जितना घाटा होगा वो राजकोषीय घाटा के अंतर्गत आता है। ठीक है, प्राथमिक घाटा में क्या होता है, जो राजकोषीय घाटा होता है उसी में से ब्याज को भुगतान को माइनस कर देते हैं तो प्राथमिक घाटा हमारा निकल जाता है। तो इस प्रकार से इसको लिख सकते हैं। फिर इसमें ब्याज की अगर बात करें तो राजकोषीय घाटा में इसमें ब्याज शामिल नहीं होता, लेकिन प्राथमिक घाटा में ब्याज को शामिल किया जाता
है। ठीक है, अगर स्वरूप की बात करें तो उसमें क्या स्वरूप है, नहीं क्या उसकी बनावट है, क्या उसका आकार है, तो राजकोषीय घाटा में कुल घाटा को दिखाया जाता है और प्राथमिक घाटा में वास्तविक जो घाटा होता है उसे दिखाया जाता है। तो इस प्रकार से इसको आप ऐसे सेंटेंस में लिख सकते हैं। ठीक है, आगे दोस्तों यहाँ बात करते हैं अगले क्वेश्चन पर, भुगतान शेष और व्यापार शेष के मध्य अंतर की विवेचना कीजिए। तो ऐसे ही लिख सकते हैं भुगतान शेष, व्यापार शेष, और यहाँ पे किन किन आधारों पे हम लोग बात करने वाले हैं। तो पहले क्षेत्र की बात कर लेते हैं। तो जो भुगतान शेष होता है ये सभी अंतर्राष्ट्रीय लेन देन होते हैं। भुगतान शेष क्या होता है, अंतर्राष्ट्रीय लेन देन। अंतर्राष्ट्रीय लेन देन का मतलब होता है कि एक देश से दूसरे देश में, एक देश से किसी दूसरे देश में जो लेन देन होता है उसे भुगतान शेष के नाम से जानते हैं। व्यापार शेष की बात करें तो यहाँ पे केवल वस्तुओं का जो व्यापार होता है उसको व्यापार शेष के अंतर्गत रखा जाता है। ठीक है, इसमें सेवा की बात करें तो सेवा इसमें शामिल नहीं होती है, इसमें शामिल होती है और उसमें शामिल नहीं होती, यानी व्यापार सेवा में जो है इसमें शामिल नहीं होती है। अगर दायरा की बात करें, मतलब इसका दायरा क्या है, तो दायरा इसका व्यापक है क्योंकि ये अंतर्राष्ट्रीय है, और ये दायरा जो है सीमित होता है क्योंकि ये राष्ट्रीय होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से इसका अंतर आप यहाँ पे लिख सकते हैं। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपके लॉन्ग क्वेश्चन शुरू होते हैं। लॉन्ग क्वेश्चन में जो है जैसे आप उपयोगिता का विश्लेषण द्वारा उपभोक्ता के संतुलन को समझाइए, और यहाँ पे एक जो है आपको सवाल दिया गया है, सवाल हल करना पड़ेगा। फिर यहाँ पे चित्र के सहायता से कुल आयाम, औसत आगम और सीमांत आगम को व्याख्या करना, दर्शाना है। ठीक है, अब यहाँ पे जो लॉन्ग क्वेश्चन है इसको मैं बताऊंगा अगली वीडियो में, ट्रिक से बताऊंगा, तरीके से बताऊंगा। और अगर आपको ये चाहिए कि जो है अर्थशास्त्र में कैसे हम जो है बना कर ले सकते हैं आंसर को, तो अगर आपको ये वीडियो चाहिए तो कमेंट करिएगा, मैं आपको एक जेन्युइन तरीका बताऊंगा और ट्रिक आपको बताऊंगा कैसे जो है आप आसानी से, ट्रिक से आप कम पढ़कर भी अच्छा अंक प्राप्त कर सकते हैं। कमेंट जरूर करिएगा, मैं इंतजार करूंगा, तुरंत आपके सामने वीडियो लेकर आएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।